देखो मॉडर्न फिजिक्स का एक 7वां होगा। जैसे कि आपने पता है कि वेव ऑप्टिक्स में हमने 3 पढ़ा था, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। उसके बाद में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री की है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़े हैं, फिर द्रव्यमान तरंगे मैटर वेव्स पढ़े हैं, फिर परमाणु संरचना, फिर परमाणु नाभिक, फिर रेडियो एक्टिविटी, और ये 6ठा नंबर पे है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये टॉपिक होती है, इसमें आइंस्टीन के एकदम जनरल भाषाओं को बताया जाता है, जनरल बातों को बताया जाता है, और थोड़ा सा इसे हम लोग आइटम से जोड़ते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम आइंस्टीन की बात करें, पूरी की पूरी आइंस्टीन से ही रिलेटेड है। और जान लेना कि आइंस्टीन के थीसिस का ये ABCD है, मतलब यहीं से आइंस्टीन सबको आप पढ़ना पाओगे, और आगे से विषय में भरा है इसके थीसिस। आपको पता होगा टोटल यूनिवर्स किससे बना हुआ है? ब्रह्मांड और ऊर्जा से। उसे ब्रह्मांड कैसे बना, ये बातें हम बताएंगे, एक तारीख को हम बता देंगे कि पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन ब्रह्मांड को अगर हम साइंस की दुनिया से देखें तो ये सिर्फ 2 चीजों से बना है, द्रव्यमान और ऊर्जा से। और हम लोग इसके जब ये चीजें जान पाए थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा से बना है, इसी बेसिस पे हमने अपने साइंस को 2 स्पेशल पार्ट भी रखा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम लोग जब ऊर्जा को पढ़ना होता था तो फिजिक्स में जाते थे, और जब द्रव्यमान को पढ़ना होता था तो केमिस्ट्री में आते थे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के हम पूरे ब्रह्मांड में होने वाली सभी प्राकृतिक व अकृत्रिम घटनाओं का अध्ययन करते थे। जैसे प्राकृतिक घटनाओं का मतलब तारों का चमकना, बारिश का होना, बादल का गरजना, कुहासे का पड़ना, गर्मी ठंडी, दिन रात, ये सब कैसे हो रहे हैं, इन सब के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं नेचर में, जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो टमाटर हरे से लाल हो जा रहा है, चाहे आपका पेड़ से पत्ते गिर जा रहे हैं, या आप देखोगे कि हवा चलने पर पेड़ की टहनियाँ झुक जाती हैं, या हम लोग जितने भी गुलेल को खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, फिर बाद में उसकी लेंथ घट जाती है। ये जितनी घटनाएं आपके चारों तरफ हो रही हैं, सबके अध्ययन, ब्रह्मांड के होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? विज्ञान में, साइंस में ही करते हैं। साइंस ही वो जगह है जहाँ पे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं या सभी समस्याओं का सलूशन आपको दे देगा। और बाकी जगह पे अलग अलग तरह से व्याख्या किया गया है, लेकिन जो व्याख्या उसमें शब्द अलग हो सकते हैं, मतलब यही निकल के आता है। जो आपके धर्म बताते हैं ना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितनी बातें आपकी कुरान शरीफ या हमारे रामायण वेद पुराण बताते हैं, वो सिर्फ वर्ड अलग है। क्या अलग है? कहने का तरीका अलग है। वो उसी बात को बताते हैं जो हमारी साइंस बताती है। अलग है कि उसमें हमारे कुछ बिचौलिए मतलब जानते हो, मीडिएटर, जो उसको एक अलग रूप दे देते हैं अपने फायदे के लिए। बोलेंगे धर्म में ऐसा लिखा है, कहाँ आप धर्म पढ़ते करोगे तो कहाँ जान ही पाओगे लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी वो अपना फायदा कराने के चक्कर में उसमें अक्सर करके मौलाना और पंडित जो हमारे राम रहीम जैसे बाबा लोग हैं, ये लोग अपना फायदा उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म में ऐसा लिखा है। अच्छा, धर्म को पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो पाली भाषा में लिखा है। बौद्ध धर्म पाली भाषा में है, हिंदू धर्म के जितने उपनिषद और वेद है संस्कृत भाषा में। ना तो हमें पाली आता है ना संस्कृत आता है, तो भैया जो बता देंगे वही है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज को बताते हैं। अगर आप ओरिजिनल स्टडी करोगे, जैसे कुरान शरीफ आप बात कर लो, ये पुरानी अरबी भाषा में लिखा है, नए अरबी में भी नहीं है। अरबी का भी वो ओल्ड, जैसे आपको पता है संस्कृत 2 होता है, एक मॉडर्न संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत है। और हमारा जो लिखा वो वैदिक संस्कृत में। आज वाला संस्कृत जान जाओगे तब भी नहीं समझ पाओगे। अब वो वर्डों का गलत मीनिंग निकाल ले रहे हैं और उसको एक अलग रूप दे दे रहे हैं, जिससे कि समाज में धर्म के में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बोलते ना इनके धर्म में ये कमी है, लेकिन वो वास्तविकता से सही लिखा हुआ है और उसका सही मतलब निकाला जाए। और वो सही मिलता किससे है? विज्ञान से मिलता है। कोई भी धर्म गलत नहीं बताता। हम लोग गलत उसको कर लिए हैं, कर नहीं लिए, जानते ही नहीं अपने धर्म को, और गलत जो बता दिया है गलत, वो ये मान रहे हैं कि हाँ हमारे धर्म में ऐसा लिखा है। अरे लिखा तो तब रहेगा जब पढ़ोगे, तो पढ़ पाओगे नहीं क्योंकि वो पुरानी भाषा में है। पहले भाषा पढ़ना पड़ेगा फिर हम जान पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये विज्ञान ही वो क्षेत्र होता है जो हमें साफ साफ बता दे रहा है हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं का, जो हमारे दिमाग में उलझन रहती है कि ये कैसे हो रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है, हम क्यों खड़े हैं, गिर क्यों नहीं पड़ रहे हैं,
ये सब चीजों की घटनाओं का अध्ययन करना या उनके हर समस्याओं का हल कौन देता है? विज्ञान ही देता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही है वो दो चीजों से रिलेटेड हो रही है। कुछ द्रव्यमान से रिलेटेड हो रही है, जैसे दूध दही से बन जा रहा है। दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है, दोनों के टेस्ट अलग है, गुण अलग है, दोनों से चीजें अलग बनाई जाती हैं। आप देखोगे दूध से खोवा बनाया जाता है, जबकि दही से लस्सी बनाई जाती है, तो चीजें अलग है। अब ये दूध दही कैसे बन जा रहा है, इसको जानने के लिए पदार्थ से संबंधित घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा। अब पानी को बर्फ बना लेते हैं, बर्फ को पानी बना लेते हैं, पानी को भाप बना देते हैं, ये सब कैसे कन्वर्ट्स हो रहे हैं, इंटरचेंजेस हो रहे हैं, इन सबको जानने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर आपकी घटना पदार्थ से रिलेटेड है, सबस्टेंस से रिलेटेड है, तो तुम चले जाना केमिस्ट्री में पढ़ने। कहाँ? द्रव्यमान से रिलेटेड है तो कहाँ चले जाना? मतलब द्रव्यमानों से संबंधित घटनाओं को पढ़ाने के लिए क्या बना है? और अगर आपकी घटना ऊर्जा से संबंधित है, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं तो चौराहे वालों को नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है जबकि हम यही बोल रहे हैं तो चौराहे वालों को नहीं सुनाई दे रहा है? क्या वजह है कि आपको यही बोर्ड पे देखोगे, आपको यहाँ चमकता नजर आ रहा होगा तो उनको यहाँ चमकता नजर आ रहा होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह चमकता नजर आ रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है? अगर इसे आप जानना चाहते हो तो उसका हल पूरे तथ्य के साथ विज्ञान में ही है। क्योंकि ये ऊर्जा से रिलेटेड है तो तुम्हें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? भौतिक या भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान के मुख्य कितने शाखा हुए? दो। और हम लोग इस दोनों को जो अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसका नाम रखा गया है क्लासिकल फिजिक्स, जो कि क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। मतलब 11th और 12th की जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये हमें क्लासिकल पढ़ाती है। बट इसमें आइंस्टीन सर अपने समय के सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों में थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो बताया कि हम लोग इस स्टडी को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है ये एक दूसरे के क्या है? रिलेटेड है। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो अर्थात हमारी दोनों की दोनों साइंस क्या है? एक दूसरे से जुड़ी है। क्योंकि जब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दोगे तो जाके ऊर्जा में पढ़ लो, या किसी ऊर्जा को अगर ऊर्जा में नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसे द्रव्यमान में बदल लो, जाके केमिस्ट्री में पढ़ लो। इसलिए हम लोग आगे चल के जान पाए आइंस्टीन के अनुसार कि ये जो द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती है ब्रह्मांड में, ये दोनों अलग अलग अवस्था है, मतलब फेज है, बल्कि वो दोनों सेम चीजें हैं। कोई एक ओरिजिनेटर है उसका पैदा करने वाला, कोई एक ही चीज है जो दोनों को पैदा किया है, और वो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे कि आपने प्रकाश में देखा, प्रकाश कण है और प्रकाश कण को तरंग में या तरंग को कण में बदला जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में इन्होंने एक रिलेटिविटी थ्योरी दी और सापेक्षता के नियम के अनुसार उन्होंने एक वहां पे फार्मूला दिया, आइंस्टीन ने बताया किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो, जहाँ पे सी प्रकाश की आप देखोगे कि अगर 1 किलो द्रव्यमान को हम बदल दें, 1 किलो द्रव्यमान को बदल दें किसके लिए? 1 kg के लिए, तो E बराबर क्या आ जाएगा? A गुणे 3 गुणे 10 पे 8 का मतलब 9 गुणे 10 पे पावर, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट जूल हो जाती है, कई मेगावाट हो जाता है। कई KWH यूनिट, मतलब यूनिट में होता है ना जूल, कई यूनिट का जूल बनता है। मतलब 1 किलो अगर मास को पूरी एनर्जी में बदला जाए तो इतना जूल तैयार होता है। इतना जूल एनर्जी दिल्ली भी खर्च नहीं कर पाती है साल भर लाइट जला के। मतलब पूरे दिल्ली वालों का बिजली बिल जोड़ दिया जाए साल भर का तो इतना एनर्जी नहीं पहुंचा पाता है जितनी एनर्जी 1 किलो में निकलती है। तो आप जानते हो कि द्रव्यमान अगर आपके पास है तो ऊर्जा में बदलते समय बहुत बार देखा होगा। आप कोयला गरमाए होंगे, कोयला में से ऊष्मा निकला है कि नहीं? प्रकाश, कुछ लाइट निकलती है नहीं निकलती है। ये प्रकाश जो निकल रहा है, जो ऊष्मा निकल रहा है, उसको क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ बैठे थे? कोयले के अंदर। कोयले के अंदर बैठे नहीं थे, बल्कि कोयला ही क्या बन गया है? ऊर्जा बन गया है। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा बनते देखा होगा आपने, लेकिन ऊर्जा को द्रव्यमान बनते नहीं देखा होगा। हाँ, आइंस्टीन सर दिखाएंगे, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म चीजों पे दिखाएंगे, क्योंकि इतना ऊर्जा को इकट्ठा करोगे तब 1 किलो बनेगा। इतना ऊर्जा को, क्योंकि 1 किलो इतने ऊर्जा के बराबर है, तो इतना ऊर्जा जब इकट्ठा कर दोगे तब जाके 1 किलो बनेगा, और इतना ऊर्जा इकट्ठा करोगे तब तक विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा को ज्यादा नजदीक कलेक्ट कर लेना मतलब विस्फोट का एक डर हो जाता है। विस्फोट मतलब डर जाना। जैसे आप इस घर में भाप भरते चले जाओ, गैस भरते चले जाओ, तो एक दिन क्या होगा? फट जाएगा।
ब्लास्ट हो जाएगा। जब तक इतना ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगा तब तक 1 किलो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 किलो द्रव्यमान इतना ऊर्जा बनता है, तो इतना ऊर्जा तब 1 किलो बनेगा, और इतना ऊर्जा तुम इकट्ठा कर नहीं पाओगे, इसीलिए 1 किलो कभी बना, मतलब हम ऊर्जा को लेकर कभी द्रव्यमान नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान को लेकर ऊर्जा बनते हुए बहुत बार देखा है। द्रव्यमान को आपने ऊर्जा में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको सूक्ष्म बातों में देखो, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यही जब प्रकाश तरंग बन के निकल रही है तो क्या है, ऊर्जा, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप को कण बना दे रहा है, मतलब द्रव्यमान बना दे रहा है, फिर क्या बना दे रहा है, ऊर्जा। वो कण भी है और ऊर्जा भी है। तरंग का मतलब ऊर्जा ही होता है, मतलब वो कण है तरंग है, कण है तरंग है, मतलब द्रव्यमान है ऊर्जा है, द्रव्यमान है ऊर्जा, कभी अपने आप को द्रव्यमान में बदल दे रहा है, कभी अपने आप को ऊर्जा बदल रहा है, द्रव्यमान में बदल रहा है, ऊर्जा बदल रहा है। और आइंस्टीन साफ साफ कहके गए हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, वो E=mc² से निकाला भी जा सकता है कि कितना ऊर्जा होगा। और 1 किलो अगर हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदले तो हमें 9 × 10⁻16 जूल, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। 1 किलो कोयला, 1 किलो कोई भी पदार्थ लेके गरमा दो, पूरी ऊर्जा निकाल लो, तो चूंकि हमारे पास ऐसे कोई डिवाइस नहीं है जो पूरी ऊर्जा को निकाल ले जाए। अगर आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मतलब 1 लीटर पेट्रोल लो तो 1 किलो हो ही जाएगा, 1.5 लीटर पेट्रोल, और 1.5 लीटर पेट्रोल अगर 1 किलो हो गया है और उसको पूरा ऊर्जा में बदल ले जाया जाए तो मोटरसाइकिल खर्च कर पाएगा उस ऊर्जा को? जब दिल्ली साल भर में लाइट जला के उतना ऊर्जा नहीं खत्म कर पा रही है तो मोटरसाइकिल कितना खत्म कर देगा? मतलब मोटरसाइकिल चलाते चलाते सड़ जाएगा 20-25 साल में, फिर वो पूरी ऊर्जा को खत्म। हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो पूरी की पूरी ऊर्जा को बदल दे। उसमें से कुछ हिस्सा बदल पा रहा है और कुछ हिस्सा धुआं बन के इधर उधर पार्टिकल बन के उड़ जा रहे हैं, पूरा का पूरा ऊर्जा में नहीं बदल रहा है। दूसरा, अगर बदल भी ले जाए तो हम स्टोर कहाँ करेंगे? क्योंकि जहां ये ऊर्जा स्टोर करेंगे तहां ये दब जाएगा तुरंत। बड़े से एरिया में ज्यादा ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा को रोकना बहुत कठिन होता है। ऊर्जा जैसे पकड़ोगे, आपने देखा होगा ऊर्जा का मतलब होता है हीट। किसी गैस सिलेंडर में हीट डालते जाओ ना, तो उसमें बड़ी ताकत होती है, उड़ा देगा गैस सिलेंडर अंदर। तो चूंकि ये ऊर्जा का अमाउंट ज्यादा है, तो अगर बाई चांस अगर कोई डिवाइस बदल ले जाए तो बदलने के बाद वो रखा कहाँ जाएगा? इतनी ऊर्जा जहाँ रखोगे बम की तरह बैठा रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत आया तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऊर्जा को रखना भी टफ हो जाता है। अब इसका फायदा कब नहीं मिलेगा? ये ऊर्जा हमें दे, लेकिन यकायक पूरा बदल के ना दे, हमें धीरे धीरे बदल के दे। धीरे धीरे बदल का मतलब समझ में? 1 किलो कोयला हमसे ले और कोई एक ऐसा यंत्र बन जाए जो उसमें से एक प्रोटॉन को बदल के दे, थोड़ा, जिसे परमाणु होता है उतना बदल के दे, और हम लोग यूज करें और इसे धीरे धीरे वो दे, तब हमारा मजा आएगा। इकट्ठा बदल के ना दे। अच्छा, इस बेसिस पे हमने बनाया भी है। आपको पता होगा परमाणु बम और नाभिकीय भट्टी में बस यही फर्क है। परमाणु बम में एटम ही होता है, न्यूक्लियस ही होता है, नाभिक का विखंडन ही होता है। लेकिन परमाणु बम में जब नाभिक का विखंडन होता है तो एकाएक हो जाता है, अचानक होता है। अचानक होने की वजह से सब परमाणु अपना ऊर्जा दे देते हैं और एकाएक बम पर ऊर्जा निकल जाती है, जिससे पूरा आग, तूफान, पहले तो आग लगेगा, उष्मा निकलेगी। आग लगा तो वहां का हवा हल्का होगा तो हवा ऊपर उड़ जाएगा, वहां पे निर्वात आएगा, निर्वात में फिर हवा अंदर आएगी तो बहुत तेज आंधी आएगा, बहुत तेज हवा अंदर आएगा ना। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी बाल्टी में लोटा डालो तो इससे तो पानी फैल जाता है, लेकिन लोटा हटाओ तो फिर पानी आ जाता है। तो जब यहाँ बम दागते हैं तो वहाँ गर्मी आती है, गर्मी की वजह से वहाँ का हवा गर्म होता है, गर्म हवा तो ऊपर उड़ जाता है, तो यहाँ वैक्यूम हो जाता है, हवा खाली हो गया। तो फिर बाहर वाले हवा दबाएंगे तो दाब आएगा, मतलब आंधी आएगी, चक्रवात आएगा। तो बम दगने से पहला प्रॉब्लम उष्मा निकलेगा, उससे कई लोग जल हो जाएंगे। दूसरा नंबर आंधी पानी आएगा, मतलब आंधी का मतलब पहला प्रेशर, उससे पेड़, दीवार, घर ये सब क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो कितने नुकसान हुए? पहला तो जब बम दगेगा तो उष्मा निकलेगा, ऊर्जा जो उसके आसपास पड़े हो तो जल गए। सूर्य से ज्यादा ऊर्जा दे देता है। सूर्य के पृष्ठ का ताप कितना है? 6000 ना, लेकिन वो देता है 10,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब सूर्य के पृष्ठ पे जाके बैठ जाओ तो ठीक, लेकिन एटम बम के आसपास पड़ गए तो और तेज जलाएगा, 10,000 डिग्री सेल्सियस तक ताप पहुंचा देता है। तो उसमें तो ऐसे सब जल जाएंगे। जो बच्चे वो क्या होंगे? वहां की हवा जब उड़ जाएगी तो बाहर की हवा आएंगे और दबाएंगे तो वो आंधी की तरह आएंगे। आपने देखा होगा जैसे कि हमारे पास जब पानी चलाते हैं और आप पानी जैसे वाले चलाए, वो खेत में पानी इकट्ठा है, उसमें एक तसला था, कचरा डाल दिए, पानी फैल जाता है।
लेकिन जब हटाओगे तो तुरंत पानी फिर, तो जब गर्मी होती है तो हवा निकल जाता है, लेकिन जब हवा आएगा तो धीरे नहीं आएगा, बड़ी तेज आता है, वो आधी की तरह आता है, एकदम चक्रवात की तरह, घर पेड़ सब गिराते आएगा, उसमें लोग मरेंगे। तीसरा नंबर, मान लीजिए इससे भी बच गए तो उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं जो आपके बॉडी में घुसेंगे तो स्किन कैंसर होगा, मसल्स कैंसर होगा, कैंसर की वजह से मरोगे। उससे बाद वो चीजें पदार्थों में घुस जाती हैं, जैसे पानी में घुस गया, खाने पीने वाली चीजों में घुस गया तो वो दूषित हो जाता है, जिससे जानवर पिएंगे, आप पियोगे तो आपके जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, मतलब आप लूले लगने विकलांग आपके चेहरे से होने लगेंगे और आप उससे मरोगे। मतलब एटम बम बहुत ही विध्वंस होता है, बहुत तेज नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और आपको पता होगा यही वजह है कि हमारी इंटरनेशनल सिस्टम एटम बम को दागने से मना की है। कोई भी एटम बम को पटाखा समझ के नहीं दाग सकता है। एक बार दागा था कौन? अमेरिका ने जापान पे 2 बार, 3 दिन के अंतर पे 2 बार, एक बार हिरोशिमा और एक नागासाकी पे गिरा दिया। उस समय उसकी दादागिरी चल रही थी, उसी के पास था भी, और बहुत नॉर्मल आइटम बम, आज वाला नहीं, आज वाला और बड़े बड़े बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी पटाखा फोड़ेगा उत्तर कोरिया कभी कभी कहता है कि राजपाल फोड़ ले, वो फोड़ सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा सनकी टाइप का है, तो फोड़ देगा तो जानो ले लिया कई लोगों को, तो है तो सबके पास पटाखा। अब एटम बम की अगर हम बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस क्या बदलता है, एटम्स किसमें बदलते हैं? एनर्जी में बदलते हैं। मतलब आपका जो एटम बम होता है जितना बड़ा, उसका जो एटम बम कितना है, 1.5 किलो पदार्थ का बन जाएगा यूरेनियम का ट्रक, इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा एटम बम काफी है। हाँ, यहाँ डाल दो तो बिहार से लेके मध्य प्रदेश दिल्ली तक उड़ा ही देगा, कम ऊर्जा निकलती है, 1 किलो में इतना निकल रहा है तो पता नहीं यूरेनियम कितना निकलेगा, और कई तरह से भी दोस्त करेगा। अब उस एटम बम में जो ये पदार्थ ऊर्जा में बदलती है, बात ये आती है कि वहां एकाएक बदलता है, अचानक सडनली अनियंत्रित क्रियाएं होती है। लेकिन जब वही काम हम नाभिकीय भट्ठी में कराते हैं तो वहां पे हम कंट्रोलर लगाए होते हैं, रिएक्शन को तेज होने, जैसे तेज होने चलेगा तैसे हम मंथन डालेंगे, धीरे कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा वो भूजा वाले भूजने वाले, आग तेज हुआ, पानी मार दिए, फिर धीरे हो गया, या तो खींच लेंगे आप लकड़ी। हम लोग का न्यूक्लियर भट्ठी जो बनाई जाती है वो परमाणु बम पे ही काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा जिस देश के पास नदी नहीं होती है वो विद्युत कहाँ से बनाएगा? डैम तो बना नहीं पाएगा, नदी है ही नहीं उसके पास, बांध बनेगा नहीं, तो बांध नहीं बनेगा तो विद्युत बनाने के लिए नाभिकीय भट्ठी यूज करते हैं, और उस नाभिकीय भट्टी में परमाणु बम में जैसे दगता है वही चीज किया कराया जाता है। परमाणु बम में भी नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय भट्टी में भी नाभिकीय विखंडन होता है। फर्क दोनों में है कि ये जल्दी हो जाता है, अचानक हो जाता है, पूरी ऊर्जा का एक दे देता है, और वो धीरे धीरे देता है। तो धीरे धीरे हम उसको ऊर्जा बना के अपने देश में विद्युत की सप्लाई करते हैं। नाभिकीय भट्टी एक परमाणु बम ही है, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला, उसमें कंट्रोलर्स लगे होते हैं। जैसे रिएक्शन तेज होने चलेगा उसमें कैडमियम के रॉड या उसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंदक के रूप में डाले जाएंगे कि रिएक्शन तेज ना हो, तो तेज होगा तो फिर बम का तरह रूप ले लेगा। और बम जो है वो अनियंत्रित होता है, वो सडनली 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर पूरा ऊर्जा दे देगा, पूरा ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो लेकिन वो हमारी ऊर्जा जो मिलती है, 1 किलो की ऊर्जा जो मिलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। अगर ये हमें धीरे धीरे मिले तो काम का है, लेकिन एकाएक मिलेता मौत का है। मतलब अगर एकाएक 1 किलो कोयला ऊर्जा बदल जाए तब तो बड़ी दिक्कत का है, क्योंकि इतनी ऊर्जा हम संभाल, और वो हमें जला देगा, रुइंड कर देगा, खराब कर देगा। लेकिन अगर ये धीरे धीरे मिले तब, मतलब धीरे धीरे देता रहे, 50-50 जूल, 100-100 जूल, तब एक बल्ब में लगा दो यार, बल्ब क्या 2-3 पीढ़ी क्रॉस कर जाएगी इतनी ऊर्जा में, जलते जलते 100-150 साल, 200 साल तो चलिए। 1 किलो में जब दिल्ली, पूरा दिल्ली साल भर जला सकता है, तो आपको तो ये वाला जलाना है, कब तक जलाओगे सोच सकते हो। लेकिन ये धीरे धीरे देगा, तब धीरे धीरे देता है, नहीं दे सकता है। अगर आप ऐसे यंत्र बना सकते हो तो, अगर यंत्र बना ले जाओ, ये काम किसका है? वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक इसी पे काम करते हैं। अब हमारे माइंडसेट को समझना, अगर हम कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 500 किलोमीटर चला जा सकता है, सही है कि गलत? गलत है। 1 लीटर पेट्रोल में हम 500 किलोमीटर जा सकते हैं। 500 किलोमीटर नहीं यार, 50,000 किलोमीटर जा सकते हो। पहले तो उस तरह का इंजन तो मिलना चाहिए जो 1 लीटर पेट्रोल को धीरे धीरे ऊर्जा बना के हमें दे, और जब तक वो पूरा बनाएगा, उसका 1% बना देना तो 50,000 से ऊपर चला जाएगा। 100% में से 1% भी बना के हमें नहीं देता है। अब माइलेज बढ़ाने के लिए कंपनियां किसको रखती है? हमको नहीं, साइंटिस्ट को। ये जो कंपनी होती है वैज्ञानिकों को क्यों देती है? साइंटिस्टों को, इंजीनियर को पैसा क्यों देती है 3 लाख महीना?
उनकी काम के लिए नहीं। 3 लाख इसलिए देती है कि हमारी माइलेज जो 90 है वो कितना हो जाए, 100 हो जाए, 110 हो जाए। तो इंजन को ऐसा बनाओ, क्योंकि आप आइंस्टीन बता के गए कि 1 लीटर पेट्रोल में बड़ी ऊर्जा है, तो तुम उसको ऐसा कुछ बनाओ जो उसमें से निकाले और निकाल के हमारे बाइक को ज्यादा से ज्यादा चलाए। और इंजीनियर की वेतन इसीलिए महंगा होता है, मतलब ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इंप्रूवमेंट या इन्वेंशन पे काम करते हैं। और नट खसोगे तब 10,000 महीना लेबर दिखेगा। अगला पॉइंट आते हैं। अब बात आती है कि आप अगर द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो, बात नहीं जी, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, तो आप एकाएक बदलने का तो एटम बम आप जानते हो, एटम बम के अंदर, परमाणु बम के अंदर ऊर्जा बदलती है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, लेकिन एकाएक अचानक बदल जाता है। नाभिकीय भट्टी में भी द्रव्यमान ऊर्जा में बदलती है, लेकिन धीरे धीरे बदलवाया जाता है उसमें। ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो नाभिकों के रिलेटेड में अगर हम बात करें तो यहां जानना पड़ेगा सबसे छोटा द्रव्यमान। सबसे छोटा द्रव्यमान कौन होता है जी? mu, परमाणु द्रव्यमान यूनिट, इकाई बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई सबसे छोटा मास है वो है एक प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का मास तो आपको याद होगा 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और भी छोटा है, लेकिन प्रोटॉन की अगर मास ले, एक एमयू की बात करें, एमयू का डिफिनेशन होता है, आपको पता होगा एक एमयू को डिफाइन कैसे किया जाता है। एक एमयू इक्वल टू होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 का एक परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक एमयू किसने, एक बार तो एग्जाम में पूछा गया था कि एमयू किस तत्व पे निर्धारित किया गया है, किस तत्व पे निर्धारित किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एमयू है वो किस तत्व पे है, कार्बन 12 पे निर्धारित है। क्या बताता है? कार्बन 12 का एक परमाणु का 12 हिस्सा अगर कर दिया जाए, कार्बन 12 एक परमाणु है ना, उस परमाणु के द्रव्यमान का अगर 12 हिस्सा कर दिया जाए तो जो एक हिस्सा बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक एमयू। और एक एमयू कितने किलो के बराबर होता है? आइंस्टीन ने कहा तो तौल देखते ही ये कितना ऊर्जा में देगा अगर एक प्रोटॉन को बदलवाए तो। इन्होंने जब E बराबर mc² पे डाला, एक एमयू को जब ऊर्जा में डाला तो निकला 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁶ का गुणा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रक है, आपने सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जूल के बराबर होता है। मतलब इसमें मेगा को हटाना चाहते हो तो 10⁶ लगाओ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दो। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब गुणा कर दोगे तो जूल में बदल जाएगा। मतलब एक एमयू कितना ऊर्जा देता हमें? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो कितना देता है? 10 पे 16, 9 × 10 पे 16 जूल। अगर 1 किलो द्रव्यमान ऊर्जा में बदला जाए तो देगा 9 × 10⁻16 जूल, जो कि बहुत ज्यादा ऊर्जा है। लेकिन बहुत छोटे द्रव्यमान को बदला गया, मतलब जिसको हम एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कहते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एमयू होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वही 1 एमयू है। लेकिन डिफाइन कैसे किया जाता है कि किसी एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, किसी भी कार्बन 12 तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 एमयू कहलाता है। और 1 एमयू का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। अगर इसे हम ऊर्जा में बदले आइंस्टीन के अकॉर्डिंग तो ऊर्जा कितनी आती है? 931 मेगा। तो आपको 3 बातें तो पहले याद रखना पड़ेगा। एक, equal to mc² according to Einstein means mass converted into energy। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। कौन करते थे? आइंस्टीन। किस सूत्र से बदलते हैं? अगर 1 किलो को बदले तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻16। 1 एमयू क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 एमयू कहलाता है। 1 एमयू का द्रव्यमान है कितना? 1.67 × 10⁻27। इसे अगर ऊर्जा में बदला जाए तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा? अगला
युग्म उत्पादन व युग्म विनाश, दो टर्म आते हैं। पूछा जाता है ये क्या चीज है। युग्म मतलब जानते हो पेयर, युग्म ने जोड़ा पेयर। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, निकलना, और विनाश का मतलब खत्म हो जाना, रुइंड हो जाना, या एनिहिलेशन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, आइंस्टीन सर अपने बातों को यार छोटे छोटे कणों में दिखाते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम लोग किसी बड़े से नाभिक, ये बड़ा सा क्या है, नाभिक में कौन बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ तो नाभिक के क्षेत्र में बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल रहे हो। नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी नाभिकीय बल द्वारा बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। अगर इस पे हम एक फोटॉन मारे, क्या मारे, अगर इस पे एक फोटॉन, फोटॉन क्या है, ऊर्जा का एक पैकेट, और ये ऊर्जा का पैकेट अगर इस पे बमबारी किया जाए, मारा जाए, तो इसमें से ये ऊर्जा इसके द्वारा सोख लिया जाता है और ये दो चीजों को पैदा कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अब वो पता होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के उल्टा है, और दोनों ही कण है, दोनों ही। फोटॉन क्या था, ऊर्जा किसमें बदल गया, कण में द्रव्यमान। आइंस्टीन कह चुके हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में या फिर ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हो, और इन्होंने करके दिखाया कि जब किसी नाभिक पे एक फोटॉन की बमबारी की जाती है तो उसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनते हैं, अर्थात ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। बना इसलिए युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। उल्टा, जब आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिला दिया जाता है, एक दूसरे से क्या कर जाएगा, मिला दिया जाए, तो ये तुरंत एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रुइंड। क्या कर देते हैं, रुइंड कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों द्रव्यमान में बराबर है, लेकिन वो एक ऊर्जा में स्थित है, दोनों 1-1 किलो के हैं। तुलनात्मक देखा जाए तो दोनों 1-1 किलो के हैं, बट एक पे ऋण में आवेश और एक पे, और आपको पता होगा अगर ऋण और धन आपस में मिले तो एक दूसरे को स्पार्क कर देता है। जैसे कि आपने स्पार्किंग देखा होगा तारों में, नेगेटिव पॉजिटिव टच करेंगे, चल करता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को खराब करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी आपस में मिलते हैं तो मिलने के पश्चात वो किसमें बदल जाते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा को क्या बोलते हैं, फोटॉन। ऊर्जा के पैकेट में बदल जाते हैं और वहां से लाइट निकल जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक कण है, पॉजिट्रॉन भी एक, दोनों को ऐसे लाओगे, जैसे सटाओगे तैसे दोनों एक दूसरे को रुइंड करके वहां से लाइट निकल जाएगी। लाइट मतलब फोटॉन, मतलब आपका कण किसमें बदल जाएगा, ऊर्जा। पहले में ऊर्जा बदल गया कण में, मतलब ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रहा है पहला, और दूसरा द्रव्यमान। ये बताए हैं पहले ही कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में बताया जाता है कि जब किसी बड़े नाभिक में फोटॉन की बमबारी की जाती है तो उसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। इस प्रक्रिया को तो युग्म उत्पादन करते हैं, पेयर प्रोडक्शन, दो का बनना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाया जाता है तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ये फोटॉन में अर्थात ऊर्जा के पैकेट में बदल जाते हैं, प्रकाश में बदल जाते हैं, लाइट में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को पेयर एनिहिलेशन या युग्म, इसको युग्म उत्पादन, इसको युग्म, समझ में?